पूरा इलाका छान मारो, चलो आगे बढ़ो। सर यहाँ पे एक सूटकेस मिला है। ए नारखड़े पकड़े, निकालो इसे बाहर, निकालो बाहर, निकालो इसको। इसे इसका मतलब कॉलर ने सही खबर दी। संजय, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लेके जा। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसने 2 राज्यों के पुलिस की नींद हराम कर दी। इसकी शुरुआत तब हुई जब मुंबई पुलिस को एक अनजान व्यक्ति ने फोन किया, जिसके बदौलत एक औरत की लावारिस लाश मिली। सर, हाँ बोलो। कल रात में जिस लड़के का फोन आया था 12 बजे, वो किसी पब्लिक गुस्से आया। वहाँ के लोग ये कॉलर को पहचान सकते हैं क्या? नहीं सर, कोई सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर, कोई फुटेज मिल जाए? बिल्कुल नहीं है सर। एक काम करो, उसकी आवाज को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो, हमें मदद मिलेगी इस तक पहुंचने में। ओके सर, ओके। एक बगा, ये मिसिंग लोग की लिस्ट है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो कि आके लाश की शिनाख्त करें। ओके सर। ठीक है? आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसे हैं डॉक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आपका शक बिल्कुल सही था, ये एक मर्डर है। इसका कत्ल कैसे किया गया डॉक्टर साहब, मालूम है आपको? आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इसके शरीर पे ना कोई चाकू के निशान है, ना कोई गोली के। इसका रेप भी नहीं हुआ है। फिर? देखिए, इसकी आंखें देख के ऐसे लगता है कि किसी ने इसे जहर दिया है। वैसे भी कुछ घंटे में रिपोर्ट आने वाली है। डॉक्टर साहब, इसकी मौत कितने घंटे पहले हुई है? अंदाजन 12 घंटा पहले। आपके कहने का मतलब ये है कि जब ये लाश हमें मिली उसके 4 घंटे पहले इसकी मौत हो चुकी थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसकी पहचान अब तक हुई कि नहीं? डॉक्टर साहब, हमने लापता लोगों के घर वालों को इत्तला कर दिया है, वो आकर लाश की शिनाख्त कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर। टेबल में पानी देना, क्या फटका मारा फटा लगाना मेरे भाई मंचूरियन फटाफट यार, कस्टमर चिल्ला रहा है। चाहिए कैसा भी लगा, कहते पानी ला फटाफट इधर। क्या साईं जी महाराज, आज तो लगा दो मेरी लॉटरी। ये लगे रहो तुम लोग, आता हूँ मैं 2 मिनट में। तेरी की आज भी नहीं लगी, कभी ना कभी। इस अज्ञात लड़के की पहचान करने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें पुलिस थाना वसई। हेलो। लापता लड़की का पता बताने वालों को इनाम कितने दे रहे हैं आप लोग? अरे पैसे की चिंता क्यों कर रहा है? अगर उस लड़की के बारे में जानता है तो बता। नहीं, मदद का मेरे को शौक नहीं है। इनाम कितने दे रहे वो बोलो पहला। कितना पैसा चाहिए तुझे? 20,000 चाहिए मेरे को। 20,000? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चल फोन रख। हेलो, सुनो जी, हम एक बच्चा गोद ले लें? अचानक तुम्हारे दिमाग में ख्याल कैसे है फरीदा? आप तो जानते ही हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं कभी मां नहीं बन सकती। ठीक है, जो तुम ठीक समझो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप इतनी आसानी से मान गए? हमारे घर वाले तो मान जाएंगे ना? तुम उसकी फिक्र ना करो। क्या बात है जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है क्या? मेरे करियर में एक बहुत ही मुश्किल केस आ गया है फरीदा।
बहुत मुश्किल केस। 3 दिन पहले एक लड़की का मर्डर होता है, उसका कत्ल होता है। अभी तक उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम, कोई शिनाख्त करने नहीं आता उसकी। यहां तक कि उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को इसके बारे में नहीं मालूम कि उसकी बेटी के साथ में क्या हुआ है। यहाँ पर घर में बैठ के हम बच्चा गोद लेने की बात करते हैं। जरा सोचो फरीदा, उनके माँ बाप को कल ये मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। देखो, जहां तक बच्चे का सवाल है, हम एक बच्चे को जरूर गोद लेंगे, लेकिन एक ऐसे बच्चे को जिसको वाकई एक घर की जरूरत हो, जिसको एक अच्छी परवरिश की जरूरत हो। ठीक है, हम उसे घर लेकर आएंगे और उसे एक बेहतर जिंदगी देंगे। ठीक है? सर, बोलो शिंदे। सर उसी लड़के का दोबारा फोन आया है, वही लड़की के बारे में कुछ बताना चाहता है। अभी लाइन पे हो? जी हाँ सर। इंस्पेक्टर खान, क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास? वो सब छोड़ो सर, आप पैसे क्या देंगे वो बोलो। कितने पैसे चाहिए तुम? 20,000। लेकिन उसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा, लाश की शिनाख्त करनी होगी। उसकी जरूरत नहीं है सर, 100% लड़की वही है। देखो, अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुमको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। और पहचान बताने के बाद पैसे नहीं मिले तो? तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलेगा। शिंदे, अगली बार तुम्हें कोई फोन आता है ना, उसको इग्नोर मत करना। कभी कभी गलत इंसान भी सही इन्फॉर्मेशन देता है। ओके सर। गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। जी सर। मैंने कहा था ना साहब, ये 100% वही लड़की है। इसका नाम अंकिता कुलकर्णी है, ये मंडी के रहने वाली है सर। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये लाश अंकिता कुलकर्णी की है? साहब, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप इसके घर वालों से पूछ लीजिए, मैं पता देता हूँ आपको। जिस लाश की शिनाख्त को लेकर पुलिस बेचैन थी, उसे आखिर बीजू नाम के एक शख्स ने पहचान ही लिया। बीजू के मुताबिक पुलिस को जिस लड़की की लाश मिली थी उसका नाम अंकिता था, लेकिन बीजू अंकिता को कैसे जानता था? बीजू और अंकिता की पहचान की एक कड़ी कहां से जुड़ी थी? पुलिस के लिए अब यह जानना बेहद जरूरी हो गया था। बैठ। अब बोल, वो लड़की को कैसे जानता था? साहब, वो भिमंडी में मेरे पड़ोस में रहती थी। काफी समय हो गया साहब, वो एरिया छोड़े उसको। बोले तो काफी समय से मैंने भी नहीं देखा उसको। अरे साहब, पेपर में उसका फोटो देखा तो फटाक से पहचान गया। मैंने कहा यार, ये तो अंकिता है। साहब, मैंने कहा ये क्या हो गया, और अभी होनी को कौन टाल सकता है सर। मेरे को जो मालूम था मैंने आपको बता दिया। अभी पैसे तो मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे, लेकिन पहले मैं चेक तो कर लेने दे, तू कितना सच बोल रहा है। मतलब अभी तूने ये लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई ना, इसकी जांच तो कर ले। लेकिन साहब, आपने कहा था कि पैसे दे देंगे करके। किया था वादा। सच्चाई उगलने के बाद जब तक हम अंकिता का एड्रेस चेक नहीं कर लेते हैं, तो इसी पुलिस स्टेशन में रहेगा। लेके जा। अरे साहब, लेकिन अरे मैंने अरे उठ साहब, मैंने जी कहिए। मिस्टर कुलकर्णी, आप ही? हाँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसी किसी अंकिता को नहीं जानता। लेकिन मुझे मालूम पड़ा मिस्टर कुलकर्णी, आपकी बेटी का नाम ही अंकिता है। था, मेरी बेटी का नाम अंकिता था, मगर वो 5 साल पहले ही इस दुनिया से चल बसी। हो सकता है कि शायद आपको किसी ने गलत सूचना दी हो। आपके कहने का मतलब ये है कि अंकिता इस दुनिया में नहीं है?
जी हाँ। एक बात बताइए, आपके पास उसकी तस्वीर या डेथ सर्टिफिकेट है? जी दरअसल बात ऐसी है, कुछ साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी जिसमें घर की सारी चीजें जल गई। उसमें अंकिता की तस्वीरें और सर्टिफिकेट भी। कमले, यही अंकिता है? जी नहीं। मिस्टर कुलकर्णी, ध्यान से देखिए। इंस्पेक्टर साहब, आप एक ही बात को कितने बार पूछें? मैं आपसे कह चुका हूं कि ये मेरी बेटी अंकिता की तस्वीर नहीं है। शुक्रिया। सर आप क्या हुआ? पुलिस से झूठ बोलता है। साहब मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मिस्टर कुलकर्णी की लड़की को मरे हुए 5 साल हो गए, तो तूने क्या कहा था? अरे सर कोई 5 साल नहीं हुआ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो फिर जाके अंकिता के बाएं पैर को चेक कर लीजिए आप लोग। उसके बाएं पैर पे जलने का निशान मिलेगा आपको। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब? तो आप लोगों ने अखबार में खबर दिया था कि पता बताने वालों को आप लोग इनाम देंगे करके। इसके लिए मैंने आपको फोन किया और आप लोग मुझे ये इनाम दे रहे हैं। लेकिन ना पब्लिक ना पुलिस की मदद नहीं करती। सर ये सही कह रहा है, उसके बाएं पैर पर जलने का निशान है, ये देखिए। ठीक है, अब हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके घर वाले उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? साहब ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप एक काम करो सर, आप है ना उसके घर वालों के सामने ना मेरे को खड़ा कर दो, फिर देखते हो कैसे झूठ बोलते हो लोग। उसके बाद भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो फिर आप अंकिता के पति गोपाल से पूछ लेना, उसका ही पता मेरे को मालूम है। मालूम है तुझे? जी। लेकिन एक बात याद रख, अगर ये पता गलत निकला तो सारी जिंदगी तू जेल में सड़ेगा। देख, पता नहीं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा चाइनीज का ठेला चला रहा था। लगता है सर घर पर नहीं है वो। वेट करो। गोपाल आप ही है? जी। आइए। बात क्या है? मिस्टर गोपाल, हमें आपकी पत्नी अंकिता के बारे में आपसे कुछ पूछना है। अंकिता के बारे में? लेकिन उससे मेरे तो 5 साल हो गए। आप आइए ना, हम कहीं और चल के बात करते हैं। आइए। नहीं गोपाल बाबू, अंदर बैठते हैं, आराम से बात करते हैं आपसे। जी वो बिजली नहीं है। गोपाल बाबू, कहीं अरे और गोपाल बाबू, हमें गर्मी में भी बैठ के काम करने की आदत है। खोलिए दरवाजा, खोलिए। कहीं और चल खोलिए दरवाजा, खोलिए। गोपाल जी, आपके घर की लाइट गई है। हाँ जी। आपकी पत्नी अंकिता कहाँ है? अंकिता को हमारे 5 साल हो गए और इस बात को सब जानते हैं। ये ना आपकी पत्नी अंकिता? जी हाँ, यही है। मर चुकी है 4 दिन पहले। 4 दिन? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर गोपाल, हम चाहते हैं कि आप अंकिता के बारे में कुछ बताएं। अंकिता के साथ मेरा वैवाहिक जीवन बहुत तकलीफ भरा था। मैं उन दिनों को फिर से याद नहीं करना चाहता। अंकिता की कुछ खास अच्छी यादें नहीं मेरे साथ। बीजू को जानते हो? नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस को मिले एक सुराग की वजह से उस केस की दिशा और दशा दोनों भी बदल जाते हैं। लेकिन इस केस में जो सुराग मिला उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। अंकिता के माता पिता और गोपाल के मुताबिक अंकिता की मौत 5 साल पहले हुई थी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन हैरानी तब हुई जब इंस्पेक्टर खान ने अंकिता की तस्वीर उसके माता पिता को दिखा दी। उन्होंने उसके अंकिता होने से ही इनकार कर दिया, लेकिन गोपाल के मुताबिक वो अंकिता ही थी। आखिर माजरा क्या था? क्या गोपाल झूठ बोल रहा था या फिर अंकिता के माँ बाप झूठ बोल रहे थे?
कोई तो झूठ बोल रहा था जरूर, लेकिन क्यों? आप कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को? चलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। बैठ गाड़ी में। चेक करो सर। सर यहाँ तो ताला लगा है। तुम ठहरो। ये कुलकर्णी साहब कहाँ गए? नहीं पता साहब। चल। जी साहब। आपके बाजू में मिस्टर कुलकर्णी रहते हैं। आप जानती हैं वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ गए? साहब वो लोग तो आज सुबह ही घर छोड़कर चले गए। कहाँ गए? साहब वो लोग कुछ बता के तो नहीं गए, पर वो लोग पुणे के रहने वाले थे। पुणे कहाँ? साहब इतना तो मालूम नहीं है। एक बात बताइए, उनकी बेटी का नाम अंकिता है ना? जी साहब, मगर 5 साल पहले ही उसकी मौत हो गई। लाश देख दी आपने उसकी? नहीं साहब, उसके घर वाले लाश लेकर घर पे नहीं आए थे, पर हाँ उनके मुंह से मैंने सुना था कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिन पहले ही अंकिता की मौत हुई है। ये अंकिता है? जी सर, ये उसी की तस्वीर। अंकिता के बारे में और क्या जानती हैं आप? साहब वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी और इसी से शादी भी बनाना चाहती थी साहब, मगर उसके घर वालों ने किसी गोपाल नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी और उस लड़के ने बहुत हंगामा किया साहब और धमकी भी दी थी साहब। लेके आओ उसको। अगला इसको इसे जानती हैं आप? हाँ साहब, ये वही लड़का है जिससे अंकिता प्यार करती थी और इसी ने शादी से पहले बहुत हंगामा किया था साहब, बहुत हंगामा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेके जाओ, लेके जाओ। एक और झूठ, एक और झूठ। हाँ? इसीलिए तू अंकिता के बारे में सब कुछ जानता था। हाँ? यही एक वजह थी कि तूने अपने आप को इस केस से बाहर कर लिया। कब सुनाएगा तू अपनी प्रेम कहानी? तूने ही अंकिता का मर्डर किया ना? मैंने अंकिता को खून नहीं किया, मैं तो उससे प्यार करता था और अपने प्यार के बारे में इसलिए आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोगों को लगे कि उसके खून के पीछे मेरा हाथ है। 5 साल हो गए मुझे भिवंडी छोड़े हुए थे और इन 5 सालों में मैंने उसे देखा तक नहीं। तूने भिवंडी क्यों छोड़ा? मैं अंकिता से बहुत प्यार करता था सर, इसलिए मैंने उसे शहर छोड़ दिया ताकि उसे भूल सकूं। बोल कौन? किशोर? नहीं। राजेश? अरे बोला ना नहीं। सुमित? अरे मजाक नहीं कर रहा मैं। ओहो, तो तुम्हें मजाक पसंद नहीं? बोला ना मेरे को मजाक पसंद नहीं है। अरे एक बात बता, इतने सारे लड़कों के नाम क्यों गिरा रही थी तू? क्योंकि इनमें से मैं किसी को नहीं जानती, बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए नाम ले रही थी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। क्या है ये? पर्स? अंकिता तो ऐसे आदमी को पर्स दे रही है जिसके पास रखने के लिए पैसे ही नहीं। रखूंगा क्या इसमें? सपने? कोई बात नहीं, एक दिन जब ढेर सारे पैसे कमाना तो रख लेना। अंकिता तो को लगता है कि मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमाऊंगा? मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हें पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। अंकिता अगर तू कह देना तो पहाड़ खोद के रास्ता बना दूंगा। बस इसकी जरूरत नहीं, इस पर्स को भरने के लिए रास्ता निकाल लो, यही काफी है। चलो चलो, मुझे देर हो रही है, पापा डांटेंगे। ओके चलो, आराम से। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, फिर अचानक अंकिता के घर वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया। अंकिता के घर वालों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं था सर, सब देख के खून खाते थे। पर अंकिता मेरे साथ थी सर, लड़ रही थी मेरे लिए और उसकी जिद की वजह से उसके बाप ने मुझे घर पे मिलने के लिए बुलाया।
तो बेटी पसंद आई हमारी। कोई एक अच्छा कारण बता दो जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। हाँ, एक काम को छोड़कर कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो। ये प्यार व्यार को छोड़कर कोई अलग वजह है तुम्हारे पास? अंकल जी, मैं अंकिता का बहुत ख्याल रखूंगा और कोशिश करूंगा उससे बेहतर से बेहतर जिंदगी दे सकूं। एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करोगे? अच्छा है डायलॉग तुम्हारा, हैं? हाँ, तो कितना कमा लेते हो? अंकल जी, एक मिनट। अंकिता के लिए ये 3 रिश्ते आए हैं। ये पहला लड़का जो है 75,000 रुपए कमाता है और दूसरा 1 लाख रुपए और तीसरा 1 लाख से भी ज्यादा कमाता है। इनमें से तुम किसी की भी बराबरी कर सकते हो। तो मैं अंकिता की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। अंकल जी, अभी तो मैं कुछ खास नहीं कमा पाता हूँ और उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आज क्या तुम 75,000 रुपए कमाते हो? नहीं। उसका आधा भी नहीं। पापा, आप ये किस तरह बात कर रहे हैं? सुमन, इसे अंदर लेके जाओ। मम्मी देखो पापा किस तरह बात कर रहे हैं। चल बेटा, चल चल। तो तुमने बताया नहीं? नहीं। तो यानी कि तुम 30-35 हजार रुपए भी नहीं कमा सकते हैं? तो तुम्हारी शादी अंकिता के साथ नहीं हो सकती। तो ये बात मैंने अंकिता को पहले ही बता दी थी। मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। समुद्र के किनारे बैठे हुए सीपियों के इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। बीजू, रुक जाओ बीजू, मेरी बात सुनो बीजू। रुको बीजू, मेरी बात सुनो बीजू। उसके बाद मैंने सुना कि अंकिता की शादी गोपाल के साथ तय हो गई। मेरा दिल टूट गया सर। फिर अंकिता में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही क्योंकि उसने मेरे साथ किए हुए सारे वादों को तोड़ के अपने बाप के रास्ते पे चल रही थी। जब तेरी अंकिता में दिलचस्पी नहीं थी तो फिर उसके घर पे जाके तूने हंगामा क्यों किया? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने भिमंडी छोड़ने का फैसला कर लिया था। दिल में बड़ी भड़ास थी सर, बस वही निकालने गया था। अंकिता, देख तूने अगर अपने लालची बाप की बात मानी तो जिंदगी में खुश नहीं रहेगी तू, कभी खुश नहीं रहेगी तू। बड़ी बड़ी बातें किया था, जिंदगी भर साथ निभाएगी, झुक गई ना पैसा के आगे तू। मेरे को लगा तू बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, लेकिन तू भी वैसे ही निकली। बाहर निकाल। बीजू, तू ये क्या कर रहा है? देख, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तू चला जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। यहाँ तमाशा मत कर। अरे तमाशा तो तेरे बाप ने किया, मुझे घर बुला के बुला के मेरी औकात दिखाई थी इसने। आज पूरे एरिया के सामने इसकी औकात दिखाऊंगा मैं। तेरी औकात यही है तेरी औकात। समझा कितनी? बाबूजी को अंदर ले जाइए, माँ लेके जाइए, बाबूजी को अंदर ले जाइए। तो निकल यहाँ से और ना पुलिस को बुला। चल निकल। बहुत पछताएगी अंकिता तू, बहुत पछताएगी अंकिता तू। बोल रहा हूँ देखो, मैं कभी खुश नहीं रहेगी तू। चलो दीदी अंदर चलो। तेरे कहने का मतलब है कि तू उस रात अंकिता की जान लेने नहीं गया था? मैं अंकिता से प्यार करता था सर। मैं उसकी जान भला कैसे ले सकता था? क्योंकि उसने तुझे धोखा दिया। धोखा तो उसके परिवार वालों ने दिया था सर मुझे, और इस आधार पर तो मुझे उनके परिवार वालों को मारना चाहिए। मानता हूँ सर, मैंने हंगामा किया था, पर मैं एकदम बौखला गया था। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ सर, यही सच है। लेकिन अंकिता के परिवार वाले उससे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? पता नहीं सर, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे को ये भी नहीं पता कि वो पूना में कहाँ गई। सर गोपाल को पता होगा, क्योंकि गोपाल के साथ ही उसकी शादी हुई थी। गोपाल मेरे को पसंद नहीं है सर, कुछ तो छिपा रहा है सर वो। साहब, जो कुछ भी मुझे पता था मैंने सब बता दिया आपको। अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे को जाने दो साहब, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। क्या? शुक्रिया सर। मेरे को इनाम के पैसे नहीं चाहिए। तुम लोग को लगता है कि हत्या उसने की?
हो सकता है सर। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें दूसरे पहलू पे भी गौर करना चाहिए। सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? माँ बाप अंकिता की फोटो नहीं पहचान रहे हैं। पति कहता है कि यही अंकिता की फोटो है, जबकि हकीकत ये है कि अंकिता को मरे हुए 5 साल हो गए। तुम एक काम करो, बीजू पे 24 घंटे नजर रखो। ओके सर। शिंदे सर, मुझे किसी भी हाल में गोपाल चाहिए। उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है मुझे, बहुत सारे सवाल पूछने। ओके सर। बीजू से कड़ी पूछताछ के दौरान अंकिता के अतीत से जुड़ी हुई कई सारी बातें पुलिस के सामने आई। इस बात का भी खुलासा हुआ कि कभी बीजू और अंकिता एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका इश्क मुकम्मल नहीं हो पाया। जाहिर है, नाकामयाब इश्क कभी कभी इंतकाम में तब्दील हो जाता है। इंस्पेक्टर इश्तियाक खान इस बात को बखूबी जानते थे और इसीलिए उन्होंने बीजू को पुलिस की हिरासत से तो बाहर कर दिया, लेकिन अपने शक के दायरे से नहीं। इस कहानी में कई सारे ऐसे किरदार थे जो पुलिस की नजर में खटक रहे थे। साले तुम लोग पत्ते खेले 2 दिन के लिए बाहर क्या गया? साले तुम लोग पूरा धंधा चौपट करके बैठे। 10 मिनट में काम पे लोगों को जूता उतार के मारूंगा साले तुम लोग को। फटाफट टेबल लगा। ले पत्ते खेल रहे हैं आराम से, नवाब की औलाद। अबे साले बीजू, क्या बोला तूने? एहसान फरामोश। सर, गोपाल बीजू से मिलने आया। अरे तूने पुलिस को क्या बताया? क्या बताया तूने? इस दुकान को खड़ा करने में मैंने तेरी मदद की और तूने मेरे घर पर पुलिस भेज दी। क्या मदद की तूने जो किया ना उसे पर्दा डालने की कोशिश की है तुमने। के साथ जो कुछ भी हुआ ना उसका जिम्मेदार तू है, समझा क्या? निकल जा तो थोपड़ा दिखा दूंगा तेरा। गोपाल, क्या कहा था तूने? कि तू बीजू को नहीं जानता? यही कहा था ना? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा ना आपसे, अंकिता से जुड़ी हुई सारी यादें मिटा चुका हूं मैं। बीजू उसी कहानी का हिस्सा है। हिंदी फिल्म में बहुत देखता है तू, हाँ? डायलॉग मार रहा है। ये कह रहा था कि इसने तेरी मदद की है। क्या मदद की है? साहब, अब ये तो गोपाल ही बता सकता है। अंकिता के साथ जो कुछ भी होना सर, उसका जिम्मेदार यही है। सच क्या है, बता। सर, ये बीजू अंकिता और उसके घर वालों को बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा ये मामला मैं अपने हाथ में लूं और फिर मैं बीजू से मिला। देखो, मैं जानता हूं कि अंकिता तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाई। चलो रख लो। इससे पैसे लेने के बाद मैंने भिवंडी छोड़ दिया और वहीं में जाके रहने लगा। मैंने सोचा मैं अंकिता की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा तो वो खुश रहेगी। मैंने जो कुछ भी किया अंकिता की खुशी के लिए किया और साथ में इसको सबक भी सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इससे पैसे लिए। और फिर तूने शादी कर ली अंकिता से। तेरी जिंदगी कैसी जा रही थी? अरे काय की जिंदगी सर, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने उसको शादी करके। पीछे कितना मारता था। बंद कर आवाज। तू बता। ये सही कह रहा है। शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था, मैं वकालत करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, लेकिन किसी स्कैम की वजह से हमारी कंपनी बंद पड़ गई। घर में पैसे आने बंद हो गए तो झगड़े शुरू हो गए। ऐसे हालात में मैं कितने दिन रहूंगी? अपनी लाइन बदलो, कोई और काम करो या फिर मुझे काम पर जाओ। कोई जरूरत नहीं काम करने की तुम्हें। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन कब? इसी गरीबी में रहना था तो मैं बीजू के साथ शादी करती। ना तुम मुझे कहीं बाहर जाने देते हो, ना काम करने देते हो, बस अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, ढकेलू। उसने मेरे साथ धोखा करना शुरू कर दिया, इसलिए मेरा उस पर गुस्सा और बढ़ता चला गया। कैसा धोखा? वो छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। गोपाल तेरे दांत तोड़ दूंगा, बता रहा हूं तेरे को मैं। तेरे को बोला चुप बैठ। झूठ बोला सर ये। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। उसका नाम विकास था। अंकिता? गोपाल मेरी बात, गोपाल मेरी बात। धोखेबाज, दिखा दिया असली रंग अपना। वो सिर्फ मेरा दोस्त है और उससे बात करके लगता है कि
मैं भी इंसान हूँ। जबान चलाती। चलता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? गोपाल क्या कर रहे हो तुम? अरे तुझे तो जितनी गंदी गाली दूं ना कम है तुझे। मैंने क्या किया है? शादी से पहले किसी और के साथ थी और शादी के बाद क्या ढूंढ लिया है? जुबान से मां की बात करो। अरे अरे तुम है तुम लड़ क्यों रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहता था। वो विकास के साथ भाग गई थी। विकास अंकिता की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी पुलिस के सामने एक नया नाम था जो अब तक गुमनाम था। पूछताछ के दौरान गोपाल के खुलासे ने पुलिस को ही नहीं बीजू को भी चौंका दिया था। आखिर कौन था यह विकास जिसके लिए अंकिता ने अपने पति यहां तक कि अपने घर को छोड़ दिया था? कब और कैसे अंकिता विकास के संपर्क में आई थी? क्या वो गोपाल से इतना परेशान थी कि विकास के साथ चली गई, या फिर ऐसा करने के लिए विकास ने उसको भड़काया था? माजरा क्या था? तो तूने जानने की कोशिश की कि तेरी बीवी कहाँ गई? चिट्ठी पढ़ी और यकीन कर लिया कि वो मर गई, तेरी जिंदगी का कांटा निकल गया, यही है ना? नहीं, ऐसा नहीं। मैं उसके घर गया था ये जानने के लिए कि वो कहाँ चली गई, लेकिन उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ गई। बाद में पता चला कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। कहानी बता रहा सर ये आपको। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली शादी के बाद उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया था। क्या नाम था उसका? पता नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहा था, इसलिए मैं मुंबई छोड़कर कानपुर चला गया था ताकि अंकिता की सारी यादें भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दूं। मैं गरीब जरूर था सर, तो अगर अंकिता की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। जितना दुख तूने उसे दिया ना गोपाल, मेरे साथ होते तो कभी नहीं था। मैं कभी नहीं। ये सब बातें छोड़ो, उसकी मौत कैसे हुई? मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी मौत के पीछे कहानी क्या है, जिसे उसके घर वाले भी मानते हैं। कानपुर आया तो सब कुछ ठीक ठाक कर दिया मैंने सोचा अंकिता को वापस बुला लूं। आखिर वो मेरी बीवी थी, इसलिए मैं उसके घर चला गया। उसकी मौत हो गई, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हमने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर हो नहीं पाया। बस यही है उसकी कहानी। उसके घर वालों ने जो भी बताया भरोसा कर लिया और कानपुर आकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वहां पर दीपाली से मुलाकात हुई, उससे शादी कर ली, लेकिन कुछ साल बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद आप लोग। अगर ये अंकिता है तो ये 5 साल पहले नहीं मरी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके घर वाले ही मानने को तैयार कैसे होंगे कि इसकी मौत हो गई है। मुझे पता नहीं, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा सर। देखिए सर, एक बात तो पक्की, हो ना हो ये अंकिता की ही तस्वीर है। अब इसकी मौत कैसे हुई ये उसके घर वाले बता सकते हैं। उसके माता पिता पुणे शिफ्ट हो गए हैं, पता जानते हो? जानता हूं। मिस्टर कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी, हम आपको गिरफ्तार करने आए। आपका वारंट। पर क्यों सर?
पुलिस इंक्वायरी में आपने पुलिस को मिसलीड किया है, गलत इंफॉर्मेशन दी है। चलिए हमारे साथ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है। चलिए। मेरी अपनी बेटी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। ये अंकिता है। लेकिन वो हमारे परिवार के लिए 5 साल पहले ही मर चुकी। अफसोस है कि वो अब इस दुनिया के लिए भी मर चुकी। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज, क्या मैं आपके साथ उसकी बॉडी देखने आ सकता हूँ? साहब, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए। इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। कोऑपरेट करेगा तू? जी हाँ सर। चल। पुलिस स्टेशन। अरे नीरू और जया फिर आ गए। इस बार क्या किया इन्होंने? रुक पूछता हूँ। क्या काम है? तेरे से नहीं, इंस्पेक्टर खान से मिलना था। इंस्पेक्टर खान नहीं है, कोई और साहब है। चल जा, बैठ जा वहाँ। चल। डॉक्टर साहब एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब हमें इसे और देर तक यहाँ नहीं रह सकते। हम इन्हें मेडिकल स्कूल भेज रहे हैं। देखिए इनकी कोई पहचान भी नहीं हो रही है। दिस वन प्लीज। या तुम दोनों, अब क्या लफड़ा किया तुम लोगों ने? साहब, वो एक लापता लड़की के बारे में आप लोगों ने अखबार में छपाया था ना, तो अपन लोग को उसके बारे में जानकारी है। अंकिता? नहीं साहब, वो अंकिता नहीं, सपना है। हा? तुम लोगों के पास कोई सबूत है? आई मीन कोई फोटोग्राफ या? हाँ साहब, मेरे पास उसकी एक फोटो है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए साहब। तुम्हारे परिवार वालों ने अंकिता को पहचानने से इनकार क्यों किया? देखो, तुमको बोलना ही पड़ेगा। तुम्हारा एक छोटा सा क्लू हमारी बहुत मदद करेगा उन कातिलों तक पहुंचने में। ये बात सच है कि अंकिता की मौत 5 साल पहले नहीं हुई, जैसा कि बाबूजी ने बताया था। लेकिन हाँ, वो हमारी नजरों में जरूर मर गई थी। उसकी आत्मा मर चुकी थी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी दीदी नहीं, इसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। देखो, बताना तो पड़ेगा तुमको। बोलो। पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि ये सपना है, अंकिता नहीं? धंधे की कसम साहब। लेकिन इस बात की वजह? ये हमारे साथ धंधा करती थी साहब, यूपी में। हाँ साहब, 1 साल पहले ये हमारे साथ यूपी में धंधा करती थी। फिर हम लोग मुंबई आ गए और ये वहीं रह गई। और फिर अब की बार जब ये मुंबई आई तो हम लोग इससे मिले थे। ये किसी मूनराइज होटल में रुकी हुई थी। फिर आप लोगों का अखबार में ये खबर देखा तो हम लोग अपने दोस्त की मदद के लिए चले आए साहब। आखिर इस केस में हो क्या रहा था? बीजू और गोपाल के लीड के सहारे पुलिस आहिस्ता आहिस्ता इस केस के जड़ तक पहुंच ही रही थी कि अचानक 2 औरतों के दावे ने इस केस को सर के बल पलट दिया। इन 2 औरतों का यह दावा था कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसका नाम अंकिता नहीं बल्कि सपना था। इस दावे ने इस पूरे केस को वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी थी। आखिर एक लड़की की 2 शिनाख्त कैसे हो सकती है? इसके पीछे राज क्या था? किसका दावा गलत था, किसका दावा सही था?
इन सारी बातों का खुलासा होना था, लेकिन वो मुंबई में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, जिसे पूजा आगे लेकर जाएंगी। आपने देखा कि अंकिता मर्डर मिस्ट्री एक मोड़ पर आकर और भी उलझ गई जब दो औरतों ने उसकी शिनाख्त सपना के तौर पर की। हालांकि पुलिस की तहकीकात में अंकिता की पहचान अंकिता के तौर पर पुख्ता हो चुकी थी, लेकिन सपना से जुड़ी अंकिता की यह पहचान मुंबई पुलिस के लिए अब भी पर्दे के पीछे थी, और इसी राज को बेपर्दा करने के लिए मुंबई पुलिस ने अंकिता के भाई से पूछताछ तेज कर दी। उन दो औरतों ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंका देने वाला था, और इसीलिए इस तफ्तीश का दायरा मुंबई से लेकर सीधा यूपी जा पहुंचा। अंकिता हमारे लिए 5 साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन 5 साल पहले जब गोपाल ने बताया कि अंकिता घर छोड़कर चली गई तो हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। फिर पता चला कि वो यूपी में है। तो मैं और बाबूजी चले गए उसे ढूंढने यूपी में। देखा तो वो किसी होटल में ठहरी हुई थी। नवीन, ये कैसी जगह है? मुझे यहाँ पे बहुत घुटन हो रही है। चलो बाहर चलते हैं। अब यहाँ पे बैठ के उसका इंतजार नहीं कर सकते। लगता है हमें किसी ने गलत सूचना दी। मजा आ गया। बाबूजी, दीदी, अंकिता दीदी। अरे अंकिता बंकिता नहीं, सपना है मेरी सपना। ऊंचा दाम दिया है मैंने, ऊंचा दाम। नहीं, ये मेरी बहन अंकिता है। अरे चलो हवा आने दो, चले। तुझे शर्म नहीं आती? बाबूजी को 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। मैं अंकिता को बचा सकता था, लेकिन अगर मैं उसे बचाता तो बाबूजी मर जाते। फिर एक दिन अंकिता घर आई और साथ में कुछ पैसे भी लाई थे। हराम के पैसे से हमारी इज्जत खरीदना चाहती हो? तुम्हारी आंखों में अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो निकल जाओ यहां से, फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। चलो निकलो यहां से। हमारी परवरिश का ये सिला दिया तुमने। चलो निकलो, और फिर कभी दोबारा इस घर की दहलीज पे कदम मत रखना, वरना मैं जान ले लूंगा तेरी। चल निकल यहां से। एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि उनकी शादीशुदा बेटी उन्हें इस हाल में मिले। पर क्या हैरान और परेशान होकर किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक है? क्या अंकिता के पिता ने उसके साथ जो व्यवहार किया वो ठीक था? आखिर क्यों उन्होंने अंकिता से ये सवाल नहीं किया कि वो कैसे जिस्म फरोशी के दलदल में फंसी? कौन है उसकी इस हालत का जिम्मेदार? आखिर क्यों उन्होंने अपनी बेटी को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? आप ही बताइए। सामाजिक दबाव में आकर अपनी ही बेटी को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ देना किस हद तक जायज है? बोला सर, यहाँ 2 लड़कियां आई हुई हैं जो अंकिता के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। सावंत को बोलो कि उन दोनों लड़कियों को लेके मूनराइज होटल में मिले मुझे, ठीक है? ओके सर। चला, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं।
ये दोनों लड़के हैं? हाँ सर, ये 2 लड़की। बोलो। अंकिता अक्सर इसी होटल में ठहरा करती थी। वो जब भी मुंबई आती थी हम उससे मिलने यहीं आया करते थे। कमरा नंबर 209। उसका सामान किधर है? जी सर, उसका सामान अलग ही रखा है। आइए सर। सर, ये रहा सामान। शिरके, चेक कर सामान। कानपुर का सिनेमा टिकट। सर एक चिट्ठी मिला। मेरी जान खतरे में है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार नेता संजय मिश्रा होगा। संजय मिश्रा नेता कौन है रे? माहिती का? माहिती नहीं है सर। किसी संजय मिश्रा नेता को जानती हो तुम? नहीं सर। अंकिता यूपी में कहाँ रहती है? कानपुर में, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस हमें नहीं मालूम। आप उसके एजेंट विकास को पूछिए ना। विकास? उसने मेरे साथ धोखा करना शुरू कर दिया, इसलिए मेरा उस पर गुस्सा और बढ़ता चला गया। कैसा धोखा? वो छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। उसका नाम विकास था। पता नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहा था, इसलिए मैं वो शहर छोड़ के कानपुर आ गया। वो कानपुर के पीताम्बर नगर नाम की जगह से डील किया करता था। कैसे मिस्टर यादव? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? फर्स्ट क्लास। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नो थैंक यू। मिस्टर शिंदे। हेलो सर। हेलो, फरमाइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? इंस्पेक्टर यादव एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आया था। शिंदे, इसका नाम सपना है। जिस्म फरोशी के धंधे में थी और उसका कत्ल 10 दिन पहले हुआ है। एक व्यक्ति है विकास, जो उसका दलाल था, और एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा? मुंबई में सपना जिस होटल में रहती थी वहां से हमें एक चिट्ठी मिली है, और इससे अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार है संजय मिश्रा, नेता संजय मिश्रा। नेता संजय मिश्रा? देखिए खान साहब, ये नेताजी बहुत पहुंची हुई चीज है, इन पर हम उंगली भी नहीं उठा सकते। इंस्पेक्टर यादव, जुर्म हुआ है, सवालात तो हमें करना ही है। ठीक है खान साहब, मैं एक काम करता हूँ, इस लड़की के बारे में तहकीकात शुरू करता हूँ, कौन थी, क्या थी। और रही बात नेता संजय मिश्रा की, तो देखते हैं क्या हो सकता है इनके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिश्रा जी, एक यही पुलिस विभाग है जिसे हमारे घर में अंदर आने के लिए किसी जांच की आवश्यकता नहीं होती। बहुत इज्जत करते हैं हम इस विभाग की। इस जनसेवक के लिए क्या आदेश है? मिश्रा जी, ये इंस्पेक्टर खान है, मुंबई पुलिस। अच्छा, नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। ये आपसे एक लड़की के संबंध में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हाँ हाँ, कहिए। इस लड़की को पहचानते हैं आप? नहीं, कौन है ये? मिश्रा जी ध्यान से देखिए, याद आ जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम नेता लोगों का तो काम ही है लोगों की हेल्प करना। तो अब आपको इस केस में कोई हेल्प चाहिए तो बेझिझक कहिए ना। दरअसल इस लड़की को आपकी हेल्प चाहिए मिश्रा जी। ये अपने कातिल की पहचान कराना चाहती है। क्या मजाक है ये? इस लड़की को मरे हुए 10 दिन हो गए मिश्रा जी। इसके बैग से एक नोट निकला है जिसमें लिखा है कि इसकी जान को खतरा एक संजय मिश्रा नाम के नेता से। अच्छा हुआ जो आपने बता दिया इंस्पेक्टर साहब, वरना हम तो ये समझ बैठे थे कि अब हमारे प्रांत में हमसे कोई डरता ही नहीं। वैसे इंस्पेक्टर, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, केवल इसी शहर में संजय मिश्रा नाम के 1000 से भी अधिक लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन संजय मिश्रा नाम का एक ही नेता है, और वो आप हैं।
अच्छा, तो आप दोनों यहाँ हमें अरेस्ट करने आए हैं? हम आपको अरेस्ट करने नहीं आए, हम आपसे कुछ सवालात पूछने आए हैं। ये बताइए कि आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है। एक मिनट। अरे ठाकुर, अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, नेताजी को अटैक आया है। जल्दी करो, जल्दी करो। और भाई चौरसिया, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है साहब। चौरसिया जी, ये खान साहब हैं, मुंबई पुलिस से आए। अरे सलाम साहब। अच्छा एक बात बताओ, किसी विकास को जानते हो? विकास? कौन विकास साहब? एजेंट है, यहीं आसपास काम करता है। अच्छा वो, उसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रोज पान की दुकान पे आता था, लेकिन एक सप्ताह से पान की दुकान पे आया ही नहीं, और उसका नंबर भी बंद चल रहा है। अच्छा, उसका नंबर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा साहब? एक मिनट। 89 76 0 0 4 6 8। अच्छा चौरसिया, एक काम करो, हमारा नंबर भी लिख लो। जी साहब बताइए। 92 33 43 64 65। ठीक है, और जैसे ही विकास दिखाई दे तुरंत हमको कॉल करो। जी साहब। ठीक है, चलो। अरे अरे सर, पान तो खाइए। सलाम साहब। यही घर है? हाँ, एड्रेस वही बताया था। 2 बजे। ये बॉडी देख के लगता है कि ये बॉडी काफी दिनों से यहाँ पड़ी है। हाँ। ए, क्या हो? पहचान सकते हो इसको? सर, ये तो विकास लग रहा है। पुलिस अंकिता के कातिल की तलाश में विकास को ढूंढ रही थी। वही विकास जिसके लिए अंकिता ने अपने पति को छोड़ा था। पुलिस को यकीन था कि विकास की गिरफ्तारी इस केस पर ज्यादा से ज्यादा रोशनी डाल सकती थी, लेकिन उसी विकास की लाश ने पुलिस को और हिलाकर रख दिया। यहाँ हैरत की बात ये थी कि अंकिता की हत्या हुए 10 दिन बीत चुके थे और विकास की लाश को देखकर भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। आखिर यहाँ माजरा क्या था? ये केस 2 राज्यों की पुलिस के लिए हर मोड़ पर चुनौती खड़ी कर रही थी, लेकिन पुलिस भी हर चुनौती का डट कर सामना कर रही थी। और इसी जज्बे के साथ पुलिस अंकिता के कानपुर वाले घर पहुंची। क्या बात? इश्तियाक खान, मुंबई पुलिस। अंकिता यहीं रहा करती थी? अंकिता? नहीं सपना, सपना यहीं रहती थी? जी हाँ, वो अभी मेरे साथ यही रह रही है। तुमसे कुछ उसके बारे में बातें करनी है। आइए इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो? मेरा नाम विजया है और सपना मेरे साथ ही रह रही है। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? 10 दिन पहले सपना का कत्ल हो गया। क्या? किसने मारा? कातिल की तलाश है हमें। अब श्लोक का क्या होगा? ये श्लोक कौन है? उसका बेटा। सपना का बेटा भी है। क्या हुआ आंटी? ये श्लोक है? आंटी, मेरी मम्मी नहीं आई? आ जाएगी बेटे। आप रोज यही बोलते हो पर वो आती ही नहीं। श्लोक बेटा, आपकी मम्मी आ जाएंगी, मैं उनको लेकर आऊंगा, ठीक है? लेकिन उसके पहले आपको मुझे एक पप्पी देनी पड़ेगी। इसको लेके जाइए। श्लोक का क्या होगा?
क्या मैं सपना का एक बार कमरा देख सकता हूँ? मिश्रा का नंबर यहाँ पे। यादव जी एक काम करिए, ये हैंडराइटिंग चेक करिए। एक जी, एक मिनट। खान साहब, दोनों हैंडराइटिंग सेम है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक बार किसी एक्सपर्ट से चेक करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक काम करिए, उस लड़की को बुलाइए। विजया जी, इस डायरी के अंदर वो सारे नंबर हैं जो, एक काम करिए, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। बहुत सारे सवाल आपसे करने जो मैं इस बच्चे के सामने नहीं कर सकता। तुम अंकिता को कैसे जानती हो? विकास उसे मुंबई से कानपुर लाया था और विकास किस फिराक में था ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। एक मिनट। क्या हुआ? इसे उसके घर वापस भेज दो। अरे मैं इसको यहाँ लेके नहीं आया, बल्कि वो खुद है यहाँ पे अपने हैवान पति और घर वालों को छोड़ के। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जैसे हम लोगों के साथ किया है। अरे मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, और पैसा कमाना चाहती वो, पर कमाएगी कैसे? उसे कुछ काम भी तो नहीं आता। उस वक्त तक अंकिता को पता ही नहीं था कि वो माँ बनने वाली है। बच्चा होने तक विकास ने उसे एक अलग कमरे में रखा, उसका विश्वास जीता, और फिर श्लोक के होने के बाद विकास ने अंकिता से काम करवाना शुरू कर दिया। पहले पहले तो वो उसे डांस बार में सिर्फ डांस करवाया करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे जिस्म के सौदे किए। इसको पहनो, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। बोला ना, उसको उतार, इसको पहन। पर इसमें क्या बुराई है? ज्यादा सवाल जवाब ना कर, डांस बहुत हो गया, अब ज्यादा पैसे कमाने का वक्त है, समझे? चल पहन ले। पर ये तो नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। लेकिन विकास भी कहाँ छोड़ने वाला था, और सपना भी अपनी जिद पे अड़ी थी। उसे पता था कि वो देह व्यापार में नहीं जाने वाली। विकास, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? हम लोग डांस बार कब जाएंगे? चल जा पक ना कर, खड़े हो जा, चल चल। अरे विकास, क्या रेट है इसका? अरे ले जाना, रेट की बात बाद में, ले जा। अरे इसके लिए तो कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ले जा, नहीं। जब सपना बहुत देर तक नहीं मानी, तब विकास ने भी नई चाल चली, जिसने सपना को बेबस कर दिया। मैं जो बोलूंगा वही करेगी तू। मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। इज्जत तो वैसे भी जाएगी तेरी, जब ये फोटो सीडी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अब सोच क्या करना है? वैसे तुझे तेरे बेटे की जिंदगी भी बनानी है,
आखिर सपना हार गई और विकास ने भी उसे धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों के पास भेजना शुरू कर दिया। और इस तरह वो अंकिता से सपना बन गई। सपना भी इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसका काम बढ़ता गया। अब वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों से ही मिलती थी और वो ये पूरा खेल समझ चुकी थी। उसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी खूबसूरती को निचोड़ना है, ये बात वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। यहाँ तक कि वो विकास को बताए बिना अपने किसी खास कस्टमर से मिला करती थी और ये बात विकास को खटकने लगी। गोपाल, उसका पति, अपने बच्चे की डिमांड के लिए कानपुर आ पहुंचा। गोपाल अपने बच्चे को सपना से पाना चाहता था और सपना किसी भी हाल में अपने बच्चे को गोपाल को देना नहीं चाहती थी। तो क्या लगता है आपको, अपने बच्चे को पाने की खातिर उसने सपना का कत्ल कर दिया? हाँ, गोपाल सपना के ऊपर बहुत गुस्सा था। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, मगर इसके पीछे विकास का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि सपना ने उसे उसके धंधे से अलग कर दिया था। विकास कैसे कर सकता है? उसकी तो मौत हो गई है। बड़ी बेरहमी के साथ किसी ने उसका कत्ल किया और फिर उसको खाड़ी में फेंक दिया। अच्छा ही हुआ, उस कमीने के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मुंबई जाने के बारे में सपना ने आपसे कुछ कहा था? वो साल में एक बार मुंबई जरूर जाती थी, लेकिन इस बार वो मुंबई जाने से पहले काफी खुश थी। उसके बाद कई दिनों तक हम उसके लौटने का इंतजार करते रहे। कई बार उसको फोन किया, मगर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। वो मुंबई में किससे मिलने गई थी? जहां तक मुझे याद है, उसने किसी मिश्रा का नाम लिया था। उधर मुंबई में इंस्पेक्टर खान के कहने पर मुंबई पुलिस दोबारा गोपाल को उठाती है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। पूछताछ के दौरान गोपाल ये तो कबूल करता है कि वो श्लोक को लेने के लिए कानपुर गया था, लेकिन उसने अंकिता का खून नहीं किया। शक की सुई अभी भी गोपाल पर ही टिकी हुई थी और पुलिस को जब तक पूरा इत्मीनान नहीं हो जाता, वो गोपाल को अपनी हिरासत में ही रखने वाली थी। उधर मिश्रा पर भी शक का शिकंजा कसता जा रहा था और पुलिस उससे भी पूछताछ की ताक में थी। अरे भाई मिश्रा जी, आपने टेलीविजन क्यों बंद कर दिया? हम आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। कैसी तबीयत है आपकी? आप लोग फिर परेशान करने आ गए। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी सपना वपना को नहीं जानते। सपना नाम कैसे जानते हैं आप? मुझे यकीन है कि पिछली बार जब मैं आपसे मिला तो ये नाम का जिक्र मैंने नहीं किया था। आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूं, देखना चाहेंगे? ये लिस्ट दिखाइए। ये प्रूफ करती हैं कि आप और सपना के बीच में काफी गुफ्तगू होती थी, वार्तालाप। ये नंबर आपका ही है। देखिए, क्या नाम बताया था आपने? इंस्पेक्टर खान। इंस्पेक्टर खान, हम ठहरे जनप्रतिनिधि, तो जनता की सेवा करना ही हमारा काम है ना। तो बस इस नाते रोजमर्रा हजारों लोगों से बातचीत होती है, मुलाकात होती है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि सबसे हमारा कोई व्यक्तिगत नाता है। आप क्या सेवा कर रहे हैं मिश्रा जी, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं ना कि सपना ने हमारे नाम एक नोट छोड़ा है जिसमें उसने ये लिखा है कि उसकी जान को खतरा है। अगर उसकी जान को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा लिख ही नहीं सकती। सच तो यह है कि हमने उसकी बहुत हेल्प करने की कोशिश की है। कैसी हेल्प? वो अपने धंधे से बाहर निकलना चाहती थी, तो हमने उसको इस नर्क से निकलवाने का वादा किया था। 13 जुलाई को आप कहाँ थे? सपना के साथ मुंबई गए थे ना? नहीं, हम तो अपने क्षेत्र में ही थे, कानपुर में। आप चाहें तो हमारे कार्यालय से विस्तृत जानकारी निकलवा सकते हैं। बल्कि याद आया, उस दौरान हमने बहुत जरूरी मीटिंग्स अटेंड की थी। हाँ मिश्रा जी, ये अंकिता सपना से आप आखिरी बार कब मिले? आखिरी मुलाकात
उसकी मौत से कोई 1 हफ्ता पहले। ये दिन हमें इसलिए भी याद है क्योंकि उस दिन हमारी उससे कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हो गई थी। कैसी नोकझोंक? ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, तो प्यार वाला नोकझोंक था, आप समझ रहे हैं ना। बहुत स्मार्ट लड़की थी वो, जानती थी कि हम उसके प्रति आकर्षित हैं, तो बस हमारी दीवानगी को कैश करना चाहती थी वो। हाथ धोकर पीछे पड़ी थी कि हम उसे कहीं और सेट करवा दें ताकि वो इस पेशे से बाहर निकल सके। औरत से प्यार करने के बाद आदमी बेचारा हो जाता है। औरत चाहे तो उससे कुछ भी करवा सकती है। अच्छा, तो मैं ही मौका क्यों छोड़ूं? तो तुम क्या चाहती हो? आप बोलिए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकता हूं, तुम बताओ तो सही। मैं बस आपकी बन के रहना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगेगा अगर आपके होते हुए मैं किसी और के पास जाऊं? बात तो तुम सही कह रही हो, पर चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ आप मुझे एक फ्लैट लेके दे जिसमें मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, और श्लोक का अच्छे स्कूल में एडमिशन। देखो, अगले वीक एक बड़े काम के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई? प्लीज फिर आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। तो मैंने कब मना किया है? और हाँ, एक बात और। बस बस, आज के लिए बहुत हो गया। आप सिर्फ बातें करती रहोगी क्या? बस यही हमारी अंतिम मुलाकात थी। तो अगले हफ्ते आप मुंबई में नहीं थे? आपसे पहले ही कह चुका कि हम मुंबई गए ही नहीं, अपने क्षेत्र में थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। हाँ, वो गई थी मुंबई अकेले। पता नहीं ऐसा क्या कारण था कि मुंबई को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहा करती थी वो। बस उसके बाद आप लोगों ने आकर बताया कि उसकी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। विकास को जानते हैं आप? विकास? हाँ, वो उसका दलाल है। और उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? उसे भी किसी ने मार डाला। पिछले हफ्ते उसकी लाश मिली। कहीं आप दोनों ये तो नहीं कहना चाहते कि इन दोनों की हत्या मैंने करवाई है? देखिए, अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच भी रहे तो जाइए और जाकर पहले कुछ सबूत लेकर आइए, सॉलिड प्रूफ। अंकिता के कातिल का चेहरा अभी तक बेनकाब नहीं हो पाया था। पुलिस कातिल की गिरेबान तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में जुटी थी। पुलिस अंकिता की जिंदगी से जुड़ी हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि उनके हाथ कोई ठोस सबूत लग सके। जाहिर है कि इस केस में पुलिस का शक मिश्रा की ओर ही जा रहा था, लिहाजा पुलिस ने मिश्रा के बारे में और छानबीन शुरू कर दी। जब अंकिता की हत्या हुई तो मिश्रा कानपुर में था, मुंबई में नहीं। मेरे ख्याल से खान साहब, हमें उसे अरेस्ट करना चाहिए। ये मूव हम ले ही नहीं सकते, इसलिए कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि जो चिट्ठी हमें मिली है वो अंकिता ने खुद अपने हाथों से लिखी। खान साहब, ये भी तो हो सकता है कि मिश्रा ने उसे खुद न मारा, किसी और से, अपने खास आदमी से मरवाया हो। तो ये भी सकता है कि उसने सुपारी दी। क्वाइट पॉसिबल। आखिर वह है कौन? सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठ। तू चंदन है ना? वो मिश्रा का पिए? जी। बैठ। देखिए सर, प्लीज, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था। नहीं पता चलेगा, बोल। सर देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कि सपना की हत्या के पीछे मिश्रा का हाथ था भी या नहीं, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं मैं कि सपना कुछ दिनों से मिश्रा के पीछे पैसे निकलवाने के चक्कर में पड़ी हुई थी सर। इस बात को लेकर मिश्रा बहुत परेशान था और उसने सपना को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मुझे अपना रंग दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा ये रंग पूरी दुनिया को दिखा दूंगी और तुम्हारे परिवार को भी। किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हमको धमकी दे रही हो तुम? हमको धमकी दे रही है? अगर ये बेहुदा ख्याल अपने दिमाग में भी लाए ना, जान से मरवा दूंगा तुमको। सुन नहीं हो? किसी को कानो कान खबर नहीं हो, समझी? शायद अब इन सब बातों से आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिले। एक काम कर, ये मेरा नंबर ले, तेरे लिए एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ठीक 10 बजे कल फोन कर मेरे को।
हाँ जी चंदन साहब, क्या हाल है? बस ठीक हूँ सर। और नाश्ते में क्या खाया आपने? क्या? मैंने कहा कि आपने नाश्ते में क्या खाया? सर आलू के पराठे। और शाम का क्या प्रोग्राम है? सर अभी तक तो कुछ तय नहीं किया। भाई जब तय कर लीजिएगा तो मुझे फोन कर दीजिएगा, शायद हम भी आ जाएं। सर क्या आपने इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए मुझसे कॉल करने को कहा था? रिकॉर्ड हुआ? जी सर। शिंदे एक काम करो, ये वॉइस क्लिप जो है मुंबई भेजो, उस आदमी की आवाज से मैच करो जिसने सबसे पहले फोन किया था अंकिता की मौत के बारे में। ओके सर। खान साहब, क्या आपको इस बात पे पूरा यकीन है कि चंदन ही यादव जी? यकीन तो नहीं है पूरा, लेकिन हाँ ये आवाज उस आवाज से काफी मिलती है। वेरी सिंपल। अगर ये फोन चंदन ने किया था तो इसका मतलब है कि ये सारा किया धरा मिश्रा का है। सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है। डायरी और नोट की लिखावट दोनों भी अलग अलग है। इसका मतलब मिश्रा किलर नहीं। लेकिन कौन है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है? कल मिश्रा को फंसाने की कोशिश किसने की थी? चंदन। लेकिन खान साहब, भला चंदन की क्या दुश्मनी हो सकती है अंकिता के साथ? चंदन के एंगल ने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। मिश्रा जो अब तक संदेह के घेरे में था, अब वो निर्दोष लगने लगा था, खासकर हैंडराइटिंग की रिपोर्ट आने के बाद। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अंकिता का खून किसी और ने किया था जो मिश्रा को फंसाना चाहता था। अब चंदन शक के घेरे में था। आखिर क्या दुश्मनी थी चंदन की अंकिता के साथ? क्या चंदन अंकिता को मारकर मिश्रा को फंसाना चाहता था, या फिर इसके पीछे कोई और शामिल था? ये चंदन कौन है? इस नाम का आदमी, हाँ याद आया, मेरे ख्याल से ये बिल्डर इंद्रजीत सक्सेना का आदमी है। सक्सेना या मिश्रा? ठीक से याद करो। हाँ, बिल्डर सक्सेना के साथ ही देखा था, पर पिछले 1 साल से मैंने उसे देखा नहीं। उसके घर पर जाकर देखो, शायद वहीं पर होगा वो। कंट्रोल रूम से कहो एक टीम तैयार रखें, ओके? और मेरे फोन का वेट करना। क्या बात है इंस्पेक्टर यादव? खान साहब सही कह रहे थे। चंदन की वॉइस का सैंपल उस आदमी की आवाज से हूबहू मैच खा रहा है जिसने सबसे पहले अंकिता की डेड बॉडी के बारे में बताया था। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं, और उसका फोन भी स्विच ऑफ। मिश्रा के घर पर चेक किया था, वहां नहीं मिला वो। हाँ साहब एक काम करें, हम लोग खुद चलकर चेक करते हैं। लेट्स गो। चंदन के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सर, उसमें पासबुक भी है। बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि अंकिता की हत्या के 4 दिन बाद उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए। और आपको पता है ये पैसे किस कंपनी ने जमा किए? शक्ति बिल्डर्स। और इस कंपनी का मालिक है इंद्रजीत सक्सेना। और कमाल की बात तो है, जैसा कि विजय ने आपको बताया था, कि चंदन मिश्रा जी के साथ काम करने से पहले इंद्रजीत सक्सेना के लिए काम करता था। लेकिन सवाल ये है यादव जी कि इंद्रजीत सक्सेना चंदन को पैसा क्यों देगा, जबकि वो संजय मिश्रा के यहाँ काम करता है? सर गौर करने वाली बात यह भी है कि बैंक में जो पेमेंट जमा किया गया है वो अंकिता के मर्डर के 4 दिन बाद किया गया है। यादव जी हमें किसी भी तरह चंदन को ढूंढना होगा। बहुत सारे सवाल पूछने हैं उससे। राम साहब, साहब ऑफिस तो बंद है। बंद है जी? कब से बंद है? यही लगभग 10 दिनों से बंद है साहब। इस केस में तफ्तीश को सही दिशा मिल चुकी थी। चंदन की आवाज उस आवाज से मैच हो गई थी जिसने पुलिस को अंकिता की हत्या के बारे में बताया था। एक दूसरा अहम सुराग उसके बैंक अकाउंट की डिटेल से हासिल हुआ, जिससे इंद्रजीत सक्सेना नाम के एक बिल्डर का लिंक पुलिस को मिला। जाहिर तौर पर इंद्रजीत सक्सेना और चंदन एक दूसरे के गहरे राजदार थे, लेकिन अब दोनों ही गायब हो चुके थे। ऐसे में पुलिस ने इंद्रजीत सक्सेना को दबोचने का प्लान बनाया। अरे भाई सक्सेना, कहाँ छिपते छिपाते भागते फिर रहे हो तुम? हैं? ऑफिस क्यों नहीं आते तुम हमारे? अरे सुनो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे।
करेंगे ना हम तुम्हारी सहायता। मीडिया, अरे मीडिया वालों से डरने की क्या आवश्यकता है सक्सेना? ये सब ड्रामा कुछ दिनों का शोर शराबा है, बस कर शांत हो जाएगा, फिर सब कुछ पहले की तरह। अरे मुख्यमंत्री जी से बात किया है हमने तुम्हारे लिए। हाँ, बस कार्यालय आ जाओ तुम, ठीक है? घबराओ मत, जो हो गया सो हो गया। चलो, अब और क्या चाहिए आप लोगों को हमसे? अब आपसे कुछ नहीं चाहिए मिश्रा जी, हमें जो चाहिए था मिल गया। आइए मिस्टर सक्सेना, आइए। बहुत घुमाया आपने, आइए आइए। कहाँ? चंदन तुम्हारा आदमी है? हाँ, चंदन मेरा ही आदमी है। मैंने उसे वो मिश्रा के यहाँ रखवाया था ऑफिस में। मेरे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे प्लान हैं जिन्हें वो पास करवाया करता था। चंदन ने मिश्रा का विश्वास जीत लिया। मैं चंदन को एक मीडिएटर की तरह यूज करना चाहता था इस सारे प्लान के अंदर, और बड़ी आसानी से मेरे बिल्डिंग प्लान पास हो गए। मिश्रा भी उस पैसे में अपना हिस्सा चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। हमें पता चला कि मिश्रा मुंबई जाने वाला है उस सपना को लेकर। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सपना को मार दूं जिससे मिश्रा पे इल्जाम आ जाए। चंदन रवाना हो गया सपना के एक दिन पहले ही बॉम्बे। हमने बहुत इंतजार किया, 3 दिन तक मिश्रा नहीं पहुंचा। और फिर ये न्यूज़ पता चली कि मिश्रा 3 जुलाई को एक दिन के लिए मुंबई है। चंदन ने मिश्रा को फोन किया और होटल बुला लिया। हेलो, आज रात मिश्रा जी मुंबई आएंगे। अरे आएंगे तब ना, 3 दिन हो गए इंतजार करते करते। अरे आज वो पक्का जाएंगे, तुम 7 बजे होटल पहुंच जाना। ठीक है। आ गए तुम? और वो बॉस थोड़ा देर से आएंगे, उन्होंने बोला तुम खाना। ठीक है, रख दो। खा लो। थैंक यू। सर, मैंने आपका काम कर दिया है। इस लड़की को मैंने जहर दे दिया है। वैसे सर, मिश्रा कब तक आ रहा है यहाँ? लेकिन मिश्रा मुंबई कभी नहीं आया। मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। चंदन ने एक चिट्ठी होटल के रूम में छोड़ दी जिससे पुलिस वहां आती और मिश्रा फंस जाता। और सपना की लाश को एक बड़ी सी पेटी में डालकर वसाई जंगलों में फेंक दिया। फिर पुलिस को कॉल किया। मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार नेता संजय मिश्रा होगा। अंकिता। लेकिन विकास को तूने क्यों मारा? चंदन विकास का दोस्त था और उसने इस सारे खेल के बारे में विकास को बता दिया था। ऐसे में मैं क्या करता? वो मुझसे पैसे मांग रहा, मैंने मार दिया उसको। क्या साहब, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? क्यों, तुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए क्या? पैसा चाहिए। चलो भाई सक्सेना जी, बहुत दौड़ाया आपने हमको। अब चुपचाप बता दो चंदन है कहाँ?
हत्या के रहस्य पर से पर्दा उठाने में पुलिस को 18 दिन लग गए, पर आखिरकार वो अपने मुकाम तक पहुंच ही गए। सक्सेना और चंदन को अंकिता और विकास के कत्ल के लिए सजा सुनाई गई, लेकिन अंकिता के पीछे छूट गई एक और जिंदगी जिसके आगे उसका पूरा भविष्य खड़ा था। हम सिर्फ अंकिता के हत्यारे को सजा दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्होंने अंकिता की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया, उसके भोलेपन को छीन लिया। लेकिन उसकी भरपाई सिर्फ एक ही रास्ते से हो सकती है, और वो ये है कि उसकी आखिरी निशानी श्लोक को एक बेहतर, खूबसूरत और एक सुरक्षित जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखिए कौन आया है। कितना क्यूट बच्चा है। अगर इसके घर वाले इसे नहीं अपना रहे तो क्यों ना इसे हम अपने साथ रख ले। जी फरीदा। अंकिता ने आखिर किस चीज की कीमत चुकाई? प्यार में बगावत ना करने की, एक बिगड़ेल और शक्की मिजाज पति से छुटकारा पाने की, अपनी औलाद से भी ज्यादा समाज की परवाह करने वाले पिता की बेटी होने की, या फिर विकास जैसे नीच इंसान पर भरोसा करने की? जरा सोचिए कि आखिर किस गलती की सजा अंकिता को ताउम्र भुगतनी पड़ी। किसी ने उसे प्रेमिका बनाया तो किसी ने पत्नी, किसी ने उसे वेश्या बनाया तो किसी ने कुछ रुपयों के लिए अपना मोहरा। आखिर क्यों? जाहिर है ये वो सुलगते सवाल है जिनके जवाब तभी मुमकिन है जब हम औरतों के प्रति अपने नजरिए को और अपनी सोच को बदलेंगे। हर तरह के रिश्तों में मनमुटाव और खटास आ जाती है। संतुलन बिठाने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाएं। अंकिता के पिता और पति ने जो गलतियां की, उसकी गुंजाइश ऐसे रिश्तों में कभी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। और गुनहगारों को बता दीजिए कि आता बस। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो सावधान।